हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 13 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश स्थित दवा निर्माण कंपनी टेवा API लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, एपीडा ने किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों और किस राज्य के सहयोग से जुलाई 2021 में एक बैठक का आयोजन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं जिसकी पुष्टि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने की है। SARS-CoV-2 पर नज़र रखने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट के अनुसार भारत में पहली बार किस महीने में कप्पा वेरिएंट का पता चला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2020 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। और दोस्तों ये जो आभूषण है ये कितने साल पुराना है? तो ध्यान रखना है 51,000 साल ये पुराना आभूषण है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 60,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारतीय ज्यूरर के रूप में किसे चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पवन सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति किसने प्राप्त की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन पांडव टीला अब आइकॉनिक साइट बनने जा रहा है, यह किस जिले में स्थित है? तो ये जो महाभारत कालीन पांडव टीला है ये स्थित है मेरठ जिले में। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हस्तिनापुर स्थित महाभारत कालीन पांडव टीला अब आइकॉनिक साइट बनने जा रहा है। इसके लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही पांडव टीला सहित हस्तिनापुर स्थित महाभारत कालीन की अन्य धरोहर निखरी और आइकॉनिक साइट के रूप में नजर आएंगे। हस्तिनापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित एक नगर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाभारत कालीन जो पांडव टीला है इसे जो है अब आइकॉनिक साइट के रूप में बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? जो पांडव टीला है ये हस्तिनापुर में स्थित है। और हस्तिनापुर किस जिले में पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई है कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। NCFD कंपनी कानपुर ने देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। यह जैकेट US की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस के मानकों पर खरी उतरी है। इसमें मारक क्षमता, सहने की शक्ति ज़्यादा होने से सैनिकों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगी। सिलिकॉन मिलाकर बनाई गई बोरॉन कार्बाइड की बुलेट प्रूफ जैकेट ज़्यादा सुरक्षा देने वाली और महज 8.7 किलोग्राम की होगी। देश में अब तक की सबसे हल्की यह जैकेट ज़्यादा मारक क्षमता सहन करने में सक्षम होगी। अभी तक बोरान कार्बनिक यौगिक की बनी जैकेट का वजन 10.5 किलो होता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो किसने बनाई है?
तो एनसीएफडी कंपनी जो कानपुर में स्थित है उसने देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ये जो जैकेट है इसका वजन कितना है, तो ये 8.7 किलोग्राम की होगी और अभी तक जो देश में मौजूद थी जैकेट उसका वजन होता था 10.5 किलोग्राम। और ये जो जैकेट है ये बनाई किससे गई है, तो बोरान कार्बाइड की ये जो जैकेट है वो बनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो जैकेट है इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। कहाँ पर, तो यूएस की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने जो इसका परीक्षण किया है और उस परीक्षण में 2-3 मीटर से मारी गई AK-56, कौन सी, ध्यान रखना है, AK-56 की जो गोली है वो इसे नहीं भेद पाई और इसके अलावा ना ही गोली के इस जैकेट पर निशान पड़े। भारतीय सेना के लिए इसका परीक्षण चल रहा है और जल्द ही ये जो जैकेट है इसका इस्तेमाल सेना करने लगेगी। और दोस्तों ये जो जैकेट है ये केवल भारत में ही नहीं पूरे देश विदेश में भी इस जैकेट की चर्चा है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो कहाँ पर बनाई गई है, तो कानपुर में बनाई गई है। और किसने बनाई है, तो एनसीएफडी कंपनी ने इसे बनाया है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ की राखी त्यागी अपने किस खिलाड़ी के साथ ओलंपिक में कोच के रूप में शामिल होंगी, तो दोस्तों ये होंगी अपनी खिलाड़ी कमलप्रीत के साथ। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। टोक्यो ओलंपिक में मेरठ की राखी त्यागी एथलेटिक्स की कोच बनकर जाएंगी। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने ओलंपिक के लिए कोच के नामों की सूची जारी की है। इस सूची में राखी त्यागी का नाम भी है जो अपनी खिलाड़ी कमलप्रीत के साथ ओलंपिक में शामिल होंगी। मेरठ की रासना की रहने वाली कोच राखी त्यागी वर्ष 2014 से पंजाब में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच हैं। पिछले 7 साल से वे पंजाब की खिलाड़ी कमलप्रीत को कोचिंग दे रही हैं। कमलप्रीत डिस्कस थ्रो में ओलंपिक में जा रही हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की मेरठ की जो कोच हैं राखी त्यागी, ये जो है अपनी एथलेटिक्स कमलप्रीत के साथ ओलंपिक में शामिल होंगे। और ये कहाँ की निवासी हैं, तो ये मेरठ की रासना की रहने वाली हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो खिलाड़ी हैं कमलप्रीत, इन्होंने ओलंपिक में किस प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो डिस्कस थ्रो में इन्होंने भाग लिया है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं कमलप्रीत खिलाड़ी और ये हैं इनकी कोच। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में निम्न में से कितने लोगों की भूख के कारण मौत हो जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 लोगों की। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया भर में भुखमरी के कारण हर 1 मिनट में 11 लोगों की मौत होती है। बीते 1 साल में पूरी दुनिया में अकाल जैसे हालात का सामना करने वाले लोगों की संख्या में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। ऑक्सफैम ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नाम की रिपोर्ट में कहा कि भुखमरी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में हर 1 मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट है वो जारी की गई और गरीबी उन्मूलन के लिए जो एक संस्था है, जो संगठन है, जो काम करता है ऑक्सफैम, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि दुनिया भर में भुखमरी के कारण हर 1 मिनट में 11 लोगों की मौत होती है, जबकि कोविड-19 से हर 1 मिनट में दुनिया भर में करीब 7 लोगों की मौत होती है, बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने हैं सुधांशु मित्तल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। भारतीय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में सुधांशु मित्तल को नियुक्त किया गया। वहीं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में महेंद्र सिंह त्यागी को नियुक्त किया गया है। सुधांशु मित्तल दोबारा से खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुधांशु मित्तल को। और इससे पहले भी जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सुधांशु मित्तल ही इसके पहले भी अध्यक्ष थे, यानी इन्हें दोबारा से खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अलावा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो महेंद्र सिंह त्यागी को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, असम से भारत के किस राज्य तक पहली यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस पहुंची? तो ये पहुंची है मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत की रेलवे मानचित्र में उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर को शामिल किया गया, जिसके तहत असम से मणिपुर के बीच पहली यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का सफल परीक्षण किया गया। यह यात्री ट्रेन असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से वेगाईचुनपाओ रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई, जिससे कुल 11 किलोमीटर की दूरी तय की। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का ये 74 साल बाद जो है सपना पूरा हुआ है। यानी कि देश की आज़ादी के बाद से मणिपुर को पहली ट्रेन का इंतजार था, जो कि अब पूरा हुआ। और ये जो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, ये पहली ट्रेन है जो असम से मणिपुर के बीच चली है। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि किस रेलवे स्टेशन के बीच इस ट्रेन को चलाया गया है। तो असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से वेगाईचुनपाओ रेलवे स्टेशन के बीच इसे चलाया गया है। और कितने किलोमीटर की दूरी तक? तो 11 किलोमीटर की दूरी में। अब दोस्तों इसके अलावा और देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर रेल नेटवर्क नहीं है? तो मणिपुर के अलावा सिक्किम में भी रेल नेटवर्क नहीं है, लेकिन सिक्किम में जो है 2009 में ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक जो रेल नेटवर्क है वो वहाँ पर पूरा कार्य उसका नहीं हुआ है, जो कि 2022 के आखिरी तक पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड भी ऐसे राज्य हैं जहां भारत के रेल नक्शे पर ये राज्य नहीं हैं। इन्हें भी रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए काफ़ी काम जो है वो किया जा रहा है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मिजोरम और नागालैंड को भी रेल नेटवर्क से 2023 तक जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है विनय प्रकाश को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही विभिन्न मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। भारत में नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी। नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की ज़रूरत है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। तो दोस्तों अभी जो है पिछले कुछ दिनों से नए आईटी नियमों के अनुपालन करने की वजह से जो ट्विटर है वो लगातार विवादों के घेरे में रहा। तो इसी के चलते ट्विटर ने अभी हाल ही में भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। और किसे किया है? तो विनय प्रकाश को ट्विटर का भारत में शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माधव मोघे। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये थे अभिनेता और मिमिक्री कलाकार माधव मोघे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट माधव मोघे का 68 साल की उम्र में 11 जुलाई 2021 को निधन हो गया। माधव पिछले काफ़ी समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। माधव ने पार्टनर, दामिनी, घातक, मैंने प्यार क्यों किया जैसी बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम किया था। माधव खास तौर पर संजीव कुमार की मिमिक्री करने के लिए पसंद थे और कई शोज़ में शोले के ठाकुर के किरदार की मिमिक्री करते भी नजर आए। और अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि माधव मोघे जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनय से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड को हराकर निम्न में से किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इटली। यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया है। इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीत लिया है। यूरो 2020 के फाइनल में इटली की टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट 3-2 से हराया है। यूरो कप 2020 टूर्नामेंट का परिणाम पेनल्टी शूटआउट से निकला। इससे पहले 1976 में पेनल्टी ने रिजल्ट निकाला था। इटली 1968 के बाद फिर से
यूरोपियन चैंपियन बन गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में यूरो कप 2020 का फाइनल हुआ और उस मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को हराया है। यानी दूसरी बार यूरो कप का जो खिताब है वो किसने जीता, तो इटली ने दूसरी बार भी इस खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एशले बार्टी ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी। विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। विश्व की नंबर 1 एशले बार्टी ने विंबलडन चैंपियनशिप में 8वीं विजय दर्ज की। एशले बार्टी ने विंबलडन चैंपियनशिप कैरोलिना प्लिस्कोवा को 1 घंटे और 55 मिनट में हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। वर्ष 2019 फ्रेंच ओपन के बाद यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विंबलडन टेनिस महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता, तो ये जीता है एशले बार्टी ने। और इन्होंने किसे हराया है, तो कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर के ये अवार्ड जीता है। तो दोस्तों ये थे 13 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसने सूर्य नमस्कार को 1 मिनट में 20 बार कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, विपुल भारद्वाज। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, जुलाई 2021 में स्टीफन लोफवेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्वीडन, बी है फिनलैंड, सी है डेनमार्क और डी है नॉर्वे। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।